अब मैथ्स के साथ साथ होगा आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सारे डाउट्स का सफाया हमारे व्हाट्सएप नंबर 8400 पर या फिर हमारी ऐप डाउटनेट पर। कमिंग सून। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वो प्रॉब्लम जो आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाएगी। बहुत सारी चीजें नई आप सीखोगे इस वीडियो में। उसके अलावा उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है जो ऑलरेडी जेई मेंस या एडवांस में अपीयर हो चुकी हैं। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि टू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। ये आपके लिए कि आप अंडरस्टैंड करें कि ये चैप्टर किन कॉन्सेप्ट्स के अराउंड घूमता है। टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड टू सॉल्व आईआईटी जेई प्रॉब्लम इन मिनिमम टाइम। तो हम देखें यहाँ पे कि कैसे किन लॉजिकल अप्रोचेस को फॉलो करके आप किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से सोचना शुरू कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं आ रहा है तो, और अगर इवन इफ यू नो सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू क्वेश्चन, फिर आप पूरा उस प्रॉब्लम को कैसे मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। 2012 एडवांस की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में दिया हुआ है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r हैज अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो. It has a spherical cavity of radius r/2 with its center on the axis of cylinder as shown in the figure. The magnitude of the electric field at the point P, which is at a distance of 2r from the axis of cylinder, is given by expression 23 rho r by 16 k epsilon naught. तो वैल्यू ऑफ k इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्रेशन लिखना है पहले इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके बाद इस k की वैल्यू निकालनी है। जो एक्सप्रेशन आएगा उसको कंपेयर करके देखेंगे हम यहाँ से और देखेंगे कि k किससे रिप्लेस हो सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक सिलेंडर दिया हुआ है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है। उस सिलेंडर की यहाँ पे ये एक्सिस हो गई सिलेंडर की, उस एक्सिस पे एक पॉइंट है जिसको सेंटर मान के यहाँ से एक स्फेरिकल कैविटी बना दी गई, यानी कि इतना पार्ट इस सिलेंडर का काट के निकाल लिया गया है, राइट। अब हमें बताना है कि भाई इस पॉइंट पे, यहाँ पे P पॉइंट जो नजर आ रहा है ना, ये रहा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे निकाली जाए, तो देखो अगर मैं इसको पूरा भर दूं वापस से, जो कैविटी निकाली, जो मटेरियल मैंने निकाला है उसको वहां पे भर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट सिलेंडर बन जाएगा। तो सिलेंडर के कारण यहाँ पे निकालना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो गॉस लॉ का स्टैंडर्ड डेरिवेशन है जो जनरली हम पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं रो मटेरियल भर दूं, ठीक है, अगर मैं सेम मटेरियल, जिस मटेरियल का ये बना हुआ है, जिस मटेरियल का सिलेंडर बना हुआ है, लेट्स से ये रो इसका डेंसिटी है, और ऐसा क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि इसकी डेंसिटी रो है, तो मैं सेम मटेरियल यहाँ पे भर दूं तो ये पूरा एक परफेक्ट सिलेंडर बन जाए और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है, फिर कोई परेशानी ना हो। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पे है जीरो। डेंसिटी क्या है यहाँ पे, जीरो, क्योंकि जहां पे स्पेस खाली होता है वहां पे डेंसिटी होती है जीरो। तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि यहाँ पे प्लस रो और माइनस रो का मटेरियल भरा हुआ है। प्लस रो और माइनस रो का क्या हुआ है, मटेरियल भरा हुआ है। क्योंकि प्लस रो माइनस रो को आप जब ऐड करोगे, प्लस रो में आप माइनस रो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी कि डेंसिटी यहाँ पे जीरो है। लेकिन आपने प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए क्या कर लिया, वहां पे मटेरियल फिल कर दिया है, राइट। तो मैं यहाँ पे मटेरियल फिल करके दिखा देता हूं, और ये मटेरियल जो है ये प्लस रो और माइनस रो डेंसिटी का है, ठीक है, बराबर बराबर, ओके। तो जब मैं प्लस रो को कंसीडर करूंगा, जब मैं प्लस रो को कंसीडर करूंगा तो ये यहां से लेके और यहां तक एक सिलेंडर बन जाएगा रो प्लस रो डेंसिटी का। लेकिन जब मैं माइनस रो को कंसीडर करूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ एक स्फीयर रहेगा माइनस रो डेंसिटी वाला। तो मुझे करना क्या है, एक बार तो रो डेंसिटी वाले सिलेंडर के कारण, रो डेंसिटी वाले सिलेंडर के कारण क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक बार मुझे माइनस रो डेंसिटी वाले स्फीयर के कारण निकालना है, ठीक है। सॉर्टेड है बिल्कुल प्रॉब्लम। बस ये दो चीजें निकालनी है, डायरेक्शन देखनी है, वेक्टोरियली ऐड कर देना है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो सिलेंडर के कारण जो यहाँ पे आएगा वो कितना होगा, तो अब देखो ये एक सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर है, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, और ये जो पॉइंट है ये 2r दूरी पे, यानी कि इसकी रेडियस r है ना, तो इसका जो डायमीटर है उतनी ही दूरी पे ये क्या है, उतनी ही सेंटर से उतनी ही दूरी पे मुझे
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये तो लॉन्ग है, इसका मतलब ये पॉइंट इसके लिए सिलेंडर के लिए बहुत पास है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि मैं इसको थिक शीट भी मान सकता हूँ जिसकी मोटाई कितनी है 2r है। मैं इसको एक बहुत लॉन्ग वायर भी मान सकता हूँ जो कि सॉलिड है। तो देखो जो सिलेंडर होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट r दूरी पे कितना होता था, रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। ये होता था, ये तब होता था जब r दूरी पे मुझसे पूछा जाए। मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, डेफिनेटली आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि प्रॉब्लम में आप डेरिवेशन करें, तो आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ये चीज आपसे डिमांड की जाती है आईआईटी में कि आपको फॉर्मूलाज सारे एकदम ऑन योर फिंगर टिप्स है। तो r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है तो रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। अगर 2r दूरी पे बात की जाए तो ये आ जाएगा रो r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। जिस दूरी पे बात की जाती है उसका आधा आता है नीचे, मतलब आधी दूरी लिखी जाती है। रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो है ही, अगर मुझसे r दूरी पे पूछा जाएगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा r/2। ये याद रख लेना है बस लॉजिक। अगर मुझसे 2r दूरी पे पूछा जाएगा तो मैं बोलूंगा रो बाय एप्सिलॉन नॉट तो आएगा ही आएगा, फिर मैं बोलूंगा r/4। अगर मुझसे 4r दूरी पे पूछा जाता तो मैं लिखता रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट r/8, यानी कि जस्ट आधा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे 2r दूरी पे वो आएगा रो r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये प्लस रो है, पूरा का पूरा प्लस रो है, इसका मतलब चार्ज पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो बाहर की तरफ होती है। तो मैं यहाँ से इन एरोस को हटा रहा हूँ ताकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा पाऊँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे होगी बाहर की तरफ। ठीक है, ये इसको मैं E1 बोल देता हूँ। अब अपने पास आ गया है ये सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर से क्या करना है मुझे, यहाँ पे 2r दूरी पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E2 जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 मान रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी माइनस रो। ठीक है, ओके। तो सॉलिड स्फीयर के कारण यहाँ पे क्या होता है, देखो सॉलिड स्फीयर कोई भी हो, ये भी बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बन गया। अब कोई भी सॉलिड स्फीयर हो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, जहां पे Q क्या होता है, स्फीयर में चार्ज, और R होती है दूरी, और K होता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इनको बदल देते हैं। ठीक है, ये लिखते हैं K की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट। Q होता है स्फीयर के अंदर चार्ज। अगर ये स्फीयर सॉलिड है तो इसके अंदर चार्ज है। ठीक है, मैं इसको मान के चल रहा हूं ये नॉन कंडक्टिंग है। तो पूरे के पूरे स्फीयर में चार्ज कितना होगा, अगर रो चार्ज है यूनिट वॉल्यूम में तो पूरे स्फीयर में कितना चार्ज होगा, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। r का मतलब इसकी रेडियस, तो वो है r/2। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो, इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, ओके। तो KQ हो गया। अब डिवाइड करना है इसको r स्क्वायर से। r की वैल्यू क्या है 2r, तो 2r का स्क्वायर, क्योंकि सेंटर से यहां से 2r दूरी पर हमें फाइंड करना है, राइट। ओके, तो 4 पाई से ये 4 पाई कैंसल आउट हो गया और एक्सप्रेशन बना अपने पास में रो r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 इंटू 8 इंटू 4। ठीक है, और इंटू r स्क्वायर। ये 2r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर। r स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया रो r अपॉन 8 4 32। 32 को 3 टाइम करोगे तो 96 आ जाएगा, तो 96 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये होगी अपनी E2 की वैल्यू। और डायरेक्शन किधर होगी इसकी, अब क्योंकि ये नेगेटिव है, क्या है ये नेगेटिव, तो नेगेटिव से चार्ज के कारण कहाँ होती है, अंदर की तरफ। तो ये E1 वेक्टर, ये E2 वेक्टर, दोनों वेक्टर एक ही लाइन के अलोंग लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। ऐड कैसे हो जाएंगे, E जो आएगा वो आएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ठीक है, तो E1 वेक्टर की वैल्यू क्या है, रो r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस E2 वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है तो माइनस लगा देते हैं, ये आ जाएगा रो r अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट। तो 96 एप्सिलॉन नॉट अपने क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं।
ये बन जाएगा 24 रो आर माइनस ये बन जाएगा रो आर। तो क्या बन गया अपने पास में नेट ई की वैल्यू 23 रो आर अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन में देखते हैं ऊपर हमें डेटा क्या दिया हुआ है। हमें डेटा दिया हुआ है 23 रो आर तो एज इट इज है, नीचे दिया हुआ है 16 के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको 16 की फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 23 रो आर अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। अब इस 96 को 16 की फॉर्म में तोड़ना है तो k की जगह क्या लिखना पड़ेगा 6। तो k की वैल्यू क्या आ गई 6। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था और 6 इसका आंसर। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है 2 थिन वायर रिंग्स ईच हैविंग अ रेडियस कैपिटल R are placed at a distance d apart with their axes coinciding. The charges on the two rings are plus q and minus q. The potential difference between the center of the two rings is. तो एक्चुअल में आपको जो केस दिया गया है वो कुछ ऐसा है कि दो रिंग्स है आपके पास। ठीक है, सपोज कर लो पहली रिंग ये रही, इस तरह से मैंने रख दिया। देखो इसका प्लेन ये है रिंग का। ठीक है, आपको दिख रहा है ये जिस प्लेन में मैं बात कर रहा हूँ उसके परपेंडिकुलर रिंग को रख रहा है। ठीक है, इस तरह से रख सकता हूं। ओके, ये पहली रिंग हो गई अपनी और सिमिलरली यहाँ पे ये दूसरी रिंग हो गई। राइट, अब मुझे क्या पूछा गया है कि इसके जो सेंटर हैं, ये सेंटर और ये सेंटर, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल मानता हूँ, इसको रिंग ए मानता हूँ, इसको बी, तो इस सेंटर पे मैं मान रहा हूँ वी ए पोटेंशियल और इस पे मान रहा हूँ वी बी पोटेंशियल और मुझे फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ये मॉड्यूलस मान लो आप इसका, वी बी माइनस वी ए या वी ए माइनस वी बी एक ही बात है, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको डिफरेंस फाइंड करना है। राइट, ओके। अब क्या इंपॉर्टेंट है, एक पे चार्ज प्लस और एक पे माइनस है, तो मैंने मान लिया इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। ओके, अब आगे चलते हैं। अब मुझे पोटेंशियल निकालने हैं भाई इस सेंटर पे इस रिंग के कारण और खुद की रिंग के कारण, और इस सेंटर पे इस रिंग के कारण और इस वाले रिंग के कारण। यानी कि एक्चुअल में होगा क्या वो समझते हैं कि ये जो सेंटर है, ठीक है, डेफिनेटली अगर मैं एक रिंग बनाऊं, खाली ये रिंग बना दी और मैं पूछूं कि इस रिंग पे बताओ सेंटर पे कितना पोटेंशियल है, तो आप बोल दोगे अगर सर इस पे चार्ज क्यू है तो के क्यू अपॉन आर, अगर इसकी रेडियस आर है तो। ठीक है, इसका मतलब जो पोटेंशियल होता है इस रिंग के कारण, जो सेंटर पे पोटेंशियल आएगा वो एक तो खुद के कारण आएगा और दूसरा ये रिंग एक और रिंग के पास रखी हुई है जिसपे भी चार्ज है, तो उसकी वजह से भी एक पोटेंशियल आएगा। ठीक है, तो जो वी ए होगा वो क्या होगा, मैं लिखूंगा वी ए की, अगर मैं बात करना चाहूं तो वी ए को लिख सकते हैं वी ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑन सेंटर ड्यू टू रिंग ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू रिंग बी। ये बात तो क्लियर है कि दोनों रिंग का अपना अपना पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इस रिंग का खुद पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा भाई, के क्यू अपॉन आर होगा, अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब मुझे एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। वो इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि दोनों के सेंटर के बीच की जो दूरी है, दोनों रिंग के बीच की दूरी, वो डी है। अब आप कैसा भी केस ले लो, अगर मुझे इस सेंटर पे पोटेंशियल लिखना है इस बी रिंग के कारण, तो वो दूरी लिखनी पड़ेगी मुझे। क्या लिखना होता है, देखो पोटेंशियल कैसे लिखते हैं हम, के क्यू अपॉन आर ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल, जहां पे आर होती है चार्ज से उस पॉइंट की सीधी दूरी। तो अब चार्ज जो है इस रिंग के कहां पे है, यहाँ पे ये माइनस चार्ज, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अच्छा चारों तरफ यहाँ पे रिंग के पेरीफेरी पे फैला हुआ। ठीक है, तो जो डिस्टेंस आएगी पॉइंट की चार्ज से वो ये रहेगी हमेशा, यानी कि वो डिस्टेंस होगी अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। ये अगर रेडियस है तो कोई सा भी पॉइंट ले लो आप, कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये डिस्टेंस हमेशा कितनी रहेगी, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही रहेगी, क्योंकि ये रिंग क्या है, ये 3D में है, हमने इसको ऊपर माना है प्लेन से। आप चाहे इस चार्ज की किसी भी पॉइंट से दूरी ले लो, अगर मैं ये दूरी लूंगा तो भी कितनी आएगी, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
अगर मैं ये दूरी लूंगा तो भी कितने आएगी, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये 3D में है, ठीक है। तो भाई ये होगी दूरी। तो पहली वाली रिंग के कारण ए पे पोटेंशियल कितना आएगा, देखो वी ए की मैं लिखता हूँ बात, यानी कि ये है ए रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल, पहली वाली रिंग के कारण आ जाएगा के क्यू अपन आर, प्लस दूसरी वाली रिंग के आ जाएगा माइनस आएगा, क्योंकि चार्ज माइनस क्यू है और ये स्मॉल क्यू आएगा यहाँ पे, के स्मॉल क्यू अपॉन आर, दूसरी वाली रिंग के कारण आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया अपने पास में वी ए। सिमिलरली वी बी आ जाएगा, वी बी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। देखो वी बी में भी क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वी बी में इसके खुद के कारण पोटेंशियल यहाँ पे सेंटर पे, और सिमिलरली इस वाले रिंग के कारण पोटेंशियल, और ये दोनों बिल्कुल एकदम सिमेट्रिक डायग्राम है, तो दूरी भी उतनी रहेगी, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी डी है, इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है। तो इसका मतलब इसके कारण, इसके खुद के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो तो आएगा माइनस के क्यू अपॉन आर, और इसके कारण जो आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। बस अब डिफरेंस इतना सा आ जाएगा, जो खुद के कारण पोटेंशियल आएगा वो तो आएगा नेगेटिव, और जो दूसरी रिंग के कारण आएगा वो आएगा पॉजिटिव। तो इस बार पोटेंशियल लिखते हैं वीबी पे, खुद के कारण तो आएगा माइनस के क्यू अपॉन आर, और दूसरी वाली रिंग के कारण आएगा प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यह आ गया वीबी। अब मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस, तो वी ए माइनस वीबी लिख देंगे। वी ए माइनस वीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखो ये तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा अपने पास में प्लस और ये हो जाएगा माइनस, इसका मतलब ये दोनों टर्म जुड़ जाएंगे और ये दोनों टर्म जुड़ जाएंगे। तो डायरेक्ट इसको लिख सकता हूं, दो कॉमन लिख के, दो कॉमन लेके, तो 2 कॉमन आ जाएगा और अंडर रूट में अंदर बच जाएगा ब्रैकेट में के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आ गया अपना आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। अब k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया इन्होंने, तो चलो हम थोड़ा सा फेरबदल कर लेते हैं यहाँ पे, 2 एज इट इज, k बाहर आ गया तो k की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दी, q अपॉन r माइनस q अपॉन डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, या फिर q भी आप डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं, तो ये 1 अपॉन में रह जाएगा, इट विल बिकम 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, और ये q बाहर आ जाएगा। q बाहर आने से क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन विल बी q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करता है, तो q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मैकेनिक्स लगाया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा है कि 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 massless string of length L are initially at a distance capital D. D is very less than L. L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है जिससे 2 massless चार्ज पार्टिकल को लगाया हुआ है, ठीक है। अब बोला हुआ है कि बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन द चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ ऑफ द स्फीयर एट अ कांस्टेंट रेट. As a result, charge approach each other with a velocity v. Then, as a function of distance x between them. अब क्या होता है कि एक पॉइंट से आपने लेट से इस तरह से 2 मासलेस चार्ज पार्टिकल को हैंग करा हुआ है। अब किसी टाइम पे क्या है, इनके बीच की दूरी जब d है तो ये बिल्कुल आराम से अच्छी स्टेट में रुके हुए हैं। अब क्योंकि एक दूसरे को क्या है, अगर ये मान लेता हूं मैं दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, रिपल्सिव फोर्स होगा दोनों के बीच में। तो अब क्योंकि इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है, रिपल्जन भी क्या है, एक इंटरेक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन नहीं इंटरेक्शन बोलना चाहिए। तो इंटरेक्शन के कारण क्या होगा कि चार्ज लीक करने लगेगा किसी रेट से, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या आते हैं, v वेलोसिटी से, v स्पीड से भागते हैं। तो हमें उस v में और x में रिलेशन निकालना है। x क्या है, दूरी है इन दोनों चार्ज के बीच की, ठीक है। तो देखो कैसे किया जाए। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट से सस्पेंड करता हूँ दोनों के दोनों चार्जेस को। तो ये अपना पॉइंट हो गया हिंज, यहां से 2 चार्ज पार्टिकल ऐसे इधर और इधर इस तरह से सस्पेंडेड है। लेट से पहला चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है और दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ कहीं लगा हुआ है, राइट। ये जो एंगल है दोनों से थीटा और थीटा है, और ये दूरी इन दोनों के बीच की, चार्ज पार्टिकल के बीच की x है।
किसी टाइम एक्स पे, जब ये v स्पीड से एक दूसरे की तरफ आने, तब बात की एनालिसिस हो रही है यहाँ पे। अब क्योंकि इस स्ट्रिंग से ये पार्टिकल लगा हुआ है तो यहाँ पे टेंशन होगी डेफिनेटली, ठीक है, टेंशन होगी। अब यहाँ पे अगर चार्ज q है, यहाँ पे भी q है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपल्सन फोर्स देगा, तो इधर लगेगा इसके पास में QE, या मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा FE। इसका मास m है और इसका मास भी m है, आइडेंटिकल बॉल्स हैं, तो इसका नीचे जाएगा mg और इसका भी नीचे फोर्स लगेगा mg। सेम कहानी इसके साथ हो रही होगी, ये वाला जो पार्टिकल है इस पे रिपल्सन फोर्स लगा रहा होगा, इसको दूर भगाने की कोशिश कर रहा होगा, FE सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों सेम कांस्टेंट दूरी पे रुके हुए हैं। अभी की बात कर रहा हूँ इस मोमेंट की, राइट। तो क्या होगा, ये जो टेंशन है इसके कंपोनेंट कर लिए जाएं, ये एंगल थीटा, तो भाई ये एंगल भी थीटा, तो क्या आया ये t cos थीटा, t cos थीटा इधर आया तो t sin थीटा इधर आएगा, ठीक है। सिमिलर काम यहाँ पे होगा, हम एक ही को एनालाइज करके भी चीजें लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या हो रहा होगा, बिल्कुल सेम थ्योरी फॉलो हो रही होगी, राइट। तो क्योंकि अभी अगर ये स्टेबल है तो मैं लिख सकता हूं t sin थीटा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स एंड t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, और यहां से मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो tan थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं मैं FE अपॉन mg, राइट। अब मुझे एक्चुअली चाहिए क्या, मुझे x और v में रिलेशन चाहिए, किस किस में, x और v में। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं, क्यों, तभी तो FE की वैल्यू को क्या लिख पाऊंगा मैं, mg tan थीटा। यहां से बात समझने की कोशिश करते हैं कि मैं x और v में रिलेशन निकालने के लिए हमें क्यों ये सब करना पड़ रहा है, ठीक है। तो FE क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स, वो हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपने बराबर mg tan थीटा के। अब क्योंकि ये जो दूरी है इन दोनों के बीच की ये बहुत छोटी है इनकी लेंथ के कंपैरिजन में, तो ये थीटा बहुत स्मॉल होगा। अगर थीटा स्मॉल है तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो मैं क्या कर सकता हूं, tan थीटा को लिख सकता हूं sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं फाइंड करने की कोशिश करूं sin थीटा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, ये दूरी पूरी x है तो ये x/2 हो जाएगी आधी, और ये भी है तो x/2l, राइट। तो इस इक्वेशन में मैं tan थीटा की जगह पुट कर रहा हूं x/2l, तो लिखेंगे हम यहां से mg x/2l। इसी इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं तो KQ स्क्वायर अपॉन mg इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2l, ऐसा आ जाएगा। अब भाई ये तो सब कांस्टेंट है, k कांस्टेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट, mg कांस्टेंट, तो q स्क्वायर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, अपना एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। अब मुझे चार्ज भी एक रेट से लीक हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा 2q dq/dt, और यहां से आ जाएगा अपने पास में 3x स्क्वायर dx/dt, है ना। अब देखो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि एक कांस्टेंट रेट से चार्ज क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, तो ये कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अब अगर चार्ज लीक कर रहा है तो चार्ज ऑफ बॉल तो कांस्टेंट नहीं हो सकता, उसके लीक करने की रेट कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट नहीं है। बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, चार्ज क्या होगा, हर टाइम पे चेंज हो रहा होगा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है चार्ज उस बॉल से, चार्ज निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, तो डेफिनेटली टाइम के साथ कम होता जा रहा होगा। तो Q जो है 2, 3 ये सब तो कांस्टेंट है, वो क्या है, प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर इंटू v के, ये क्या है dx/dt, v हो जाएगा, ठीक है। जिस स्पीड से उन दोनों की बीच की दूरी कम हो रही है उसको dx/dt ही तो लिखा जाएगा, क्योंकि उनके बीच की दूरी x थी, उस x में कमी की रेट जो है वही तो स्पीड होगी, ठीक है। अब x की वैल्यू को क्या q की जगह क्या लिखा जा सकता है, देखो यहां से इस रिलेशन से q की जगह x की पावर 3/2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे x की पावर 3/2 प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर v, ये हो गया। अब अगर मैं इस 2 को इधर लाऊं
तो x की पावर -1/2 प्रोपोर्शनल हो गया v के। और यही तो मुझे रिलेशन निकालना था कि जिस स्पीड से दोनों पास आ रहे हैं, ठीक है, उसमें और उन दोनों के बीच की दूरी में क्या रिलेशन है। तो x की पावर -1/2 जो है वो v के प्रोपोर्शनल है, राइट। निकाल दिया हमने ये। तो ऑप्शन देखो डी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि v इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2, तो ये करेक्ट हो गया अपने पास में। तो फिर से एक बार देखते हैं कि कैसे किया जल्दी से। हमें पता चला कि ये किसी टाइम पे x दूरी पे है और x का मुझे स्पीड के साथ में रिलेशन देना है। तो मुझे एक बात क्लिक की कि भाई जो स्पीड होती है वो तो dx/dt ही होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से रिलेशन निकालने स्टार्ट किए, क्योंकि और कोई तरीका नहीं हो सकता था इसकी बैलेंसिंग के अलावा कि मैं ये फाइंड कर पाऊं पहले कि एक्चुअल में Q क्या है, चार्ज है। Q का रिलेशन डेफिनेटली जरूरी था क्योंकि चार्ज लीक कर रहा था और Q हर टाइम पे चेंज हो रहा था, ठीक है। तो फोर्स को बैलेंस करके हमने एक इनिशियल स्टेप सेट किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, और यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया। इसको डिफरेंशिएट करके हमें यहाँ पे डायरेक्ट पता चल गया कि कैसे इनकी डिपेंडेंसी है। सो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू लार्ज वर्टिकल एंड पैरेलल मेटल प्लेट्स having a separation of 1 centimeter are connected to a DC voltage source of potential difference X. A proton is released at rest midway between the two plates. It is found to move at 45 degree to the vertical just after release. Then X is nearly. तो एक्चुअल में क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास में दो लार्ज प्लेट्स है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लार्ज प्लेट्स ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह की, और उनके बीच की दूरी जो बहुत कम है 1 सेंटीमीटर हमें गिवन है ऐसा क्वेश्चन में, ये 1 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या किया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, कितना, x। लेट्स से हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया x। अगर हमने इसको x पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है तो क्या होगा, तो इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, डेफिनेटली वो कैपेसिटर टाइप प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। अब जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग एक मिडवे में जस्ट बीच में एक प्रोटॉन रखा हुआ है और उसको हम क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। जैसे ही रिलीज करते हैं तो प्रोटॉन क्या करता है, वर्टिकल के साथ में 45 डिग्री पे, यानी कि इस तरह से मूव करता है। स्पीड इसकी v इधर है और ये 45 डिग्री एंगल होगा। तो एक्चुअल में इस पे जो फोर्स लग रहे होंगे वो कौन कौन से होंगे, फोर्सेस की मैं बात करूं तो प्रोटॉन का मास होता है, इसलिए उस पे mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं मान लूं कि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हो जाएगी, जिसके कारण इस प्रोटॉन पे QE फोर्स इधर लगेगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या लगता है, QE। Q होता है खुद का चार्ज और E इलेक्ट्रिक फील्ड जिस स्ट्रेंथ में उसको रखा गया है, राइट। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दिया हुआ है कि ये 45 डिग्री पे मूव कर रहा है। अगर ये 45 डिग्री पे मूव कर रहा है, इसका मतलब दोनों फोर्सेस के अंडर इसकी रिजल्टेंट जो है वो 45 डिग्री पे आ रही है। रिजल्टेंट वेलोसिटी 45 डिग्री पे है, तो QE डेफिनेटली बराबर होगा mg के। आप देख लो 45 डिग्री है, यहां से ऐसे बना के देख लो फोर्स डायग्राम वेक्टर का, ठीक है। तो 1045 जो होगा वो किसके बराबर आएगा, QE दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय दिस वेक्टर बाय mg। 1045 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से निकलेगा QE इज इक्वल्स टू mg। तो QE इज इक्वल्स टू mg आ गया। अब E क्या होगा, E होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है यहाँ पे पोटेंशियल लगाने की वजह से, तो इस पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, V इज इक्वल्स टू होता है E डॉट D, यही होता है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1, राइट। तो E की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन D, तो E की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे V अपॉन D, तो QV अपॉन D इज इक्वल्स टू mg हो जाएगा। मुझे वैल्यू फाइंड करनी है V की। एक्चुअल में डेटा जो गिवन है वो x है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया गया है, x लगाया गया है, तो x की वैल्यू आ जाएगी mgd अपॉन q। तो मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को अप्रोक्सीमेटली 10 एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अप्रोक्स वैल्यू पूछी हुई है।
डी यानी कि दोनों प्लेट के बीच की दूरी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ था या फिर जिसके अक्रॉस पोटेंशियल लगाया गया है वो है 1 सेंटीमीटर। तो 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। अब क्या होगा देखो 1.6 से लगभग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 27 है माइनस का और 2 है माइनस का और ये 19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 29 माइनस का और 20 प्लस का, तो 10⁻⁻9 वोल्ट इतना आ जाएगा अपना x की वैल्यू। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है, 10⁻⁻9 वोल्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी थ्योरिकल और लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ मेटालिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन्स ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ या पाथ्स शोन इन फिगर एज। तो आपको देखना है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस है, इनमें से हो सकता है कि 1 सही हो, 2 सही हो, 3 सही हो, 4 सही हो, कोई 2 सही हो, 3 सही हो या चारों भी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मेटालिक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है। मेटालिक जहां लिख दिया जाए इसका मतलब क्या है, मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर, तो मटेरियल क्या है अपना, कंडक्टर है, पहली बात। दूसरी बात यह है सॉलिड, ओके, और शेप इसकी है स्फीयर, यानी कि जो कि स्टैंडर्ड केस से हम पढ़ते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया गया है, यानी कि यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है कि अगर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शायद इफेक्ट हो सकता था, लेकिन अब क्योंकि ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हमें देखना है कि जो लाइन ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्स जिसको बोलते हैं, उनका क्या पाथ होगा। पहली बात, कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और जो लाइन ऑफ फोर्स होती हैं उनकी डेंसिटी किसको बताती है, लाइन ऑफ फोर्स की डेंसिटी बताती है, प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। एक्चुअल में लाइन ऑफ फोर्सेस का क्वेश्चन अभी बहुत आने लगे हैं क्योंकि ये इसकी 7-8 प्रॉपर्टीज होती है और वो इंपॉर्टेंट होती है, थ्योरी से और बहुत सारे कॉन्सेप्ट से लिंक्ड होती है और इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नो डाउट। अभी यहाँ पे देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर तो 0 होती है। अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब डेंसिटी भी 0 होनी चाहिए क्योंकि डेंसिटी तो प्रोपोर्शनल है लाइन की। इसका मतलब जो लाइन अंदर से जा रही है वो तो बिल्कुल गलत है, यानी कि 2 और 3 तो हो ही नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं हो सकते। अब प्रॉपर्टी पे आते हैं एक और, भाई स्फीयर जो होता है उसके मैं पोटेंशियल की बात करूं तो स्फीयर का पोटेंशियल सेंटर से लेके और सरफेस तक सेम रहता है, स्फीयर का पोटेंशियल सेम रहता है, यानी कि स्फीयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हो गया कि जिसका सरफेस का पोटेंशियल क्या हो, चेंज ना हो, इक्विपोटेंशियल, ठीक है। यानी कि ये जो रीजन है स्फीयर के अंदर का, ये एक इक्विपोटेंशियल रीजन हो गया। और इक्विपोटेंशियल रीजन की खासियत क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर जिसको हम लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, लाइन ऑफ फोर्स, वो क्या होती है, वो परपेंडिकुलर जाती हैं किसके, इक्विपोटेंशियल रीजन के, आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल रीजन। इक्विपोटेंशियल रीजन में परपेंडिकुलर एंटर करती हैं कौन सी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर हम बोल सकते हैं लाइन ऑफ फोर्सेस। तो 2 और 3 तो पहले एलिमिनेट हो चुकी हैं, 1 जो है वो सीधी अंदर जा रही है और सीधी ही बाहर निकल रही है, इसका मतलब 1 भी नहीं हो सकती क्योंकि इक्विपोटेंशियल रीजन में तो जो आएगी लाइंस वो इस तरह मुड़ने लग जाएंगी और इस तरह ही बाहर निकलेंगी। तो मैं अगर प्रैक्टिकली बात करूं डायग्राम की तो वो कुछ इस तरह का होना चाहिए था कि अगर ये हमारा स्फीयर है तो इस पे इस तरह से आनी चाहिए थी लाइंस सारी की सारी कि वो परपेंडिकुलर गिरे, ये बिल्कुल सीधी आ सकती थी क्योंकि इस पॉइंट पे ये यही परपेंडिकुलर और ये ऐसे मुड़ने लग जाए और फिर बाहर निकले तो इस तरह निकले परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनता अगर प्रैक्टिकल होता तो हमारा डायग्राम कौन सा, जो 4th रे है या फिर 4th लाइन है
वो फॉलो कर रही है हमारे जो दी हुई इंस्ट्रक्शंस है, जो हम पढ़ते हैं कि इन रूल्स को फॉलो किया जाए जब आप एक स्फीयर के पोटेंशियल की बात करें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्सेस की जब बात करें। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फोर्थ। तो फोर्थ वो लाइन है जो करेक्टली रिप्रेजेंट करती है, एक कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है स्फीयर के लिए। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की थ्योरिकल, न्यूमेरिकल और काफी मिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।